गंगा बाबू कौन? संस्मरण, रचयिता गोरापंत शिवानी जी। गंगा बाबू से मेरा परिचय आज से कोई 10 वर्ष पूर्व ही हुआ था, किंतु मुझे सदा ऐसा लगता था जैसे वर्षों से उन्हें जानती हूँ। मेरा एक संस्मरण पढ़कर उन्होंने मुझे जब पत्र लिखा तो मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, किंतु उस सरल पत्र की सहज स्नेहपूर्ण भाषा ने जो चित्र उनका खींच कर रख दिया था, साक्षात्कार होने पर वे एकदम वैसे ही लगे। बूटा सा कद, भारी भरकम शरीर, सरल वेशभूषा और गांभीर्य मंडित चेहरे को उद्भासित करती स्नेही मुस्कान। उन्होंने मेरे लेख को सराहा। ये मेरा सौभाग्य था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, संस्मरण ऐसा हो जिसे कभी देखा भी ना हो, उसकी साक्षात छवि ही सामने आ जाए। उसका क्रोध, उसकी परिहास रसिकता, उसकी दयालुता, उसकी गरिमा, उसकी दुर्बलता, सब कुछ सशक्त लेखनी आंकती चली जाए। वही उसकी सच्ची तस्वीर है, वही सफल संस्मरण। तब कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसी दुर्लभ व्यक्तित्व पर लेखनी का फोकस साधना पड़ेगा, जिसने कभी संस्मरण का ककहरा सिखाया था। स्वयं वे अनेकानेक दुर्लभ संस्मरणों के जीते जागते कोश थे। मैंने उनसे एक दिन कहा था, आप ऐसे बेजोड़ संस्मरण सुनाते हैं, कभी लिखते क्यों नहीं? एक ऐसा कोश बनाइए जिसमें आपकी ये दुर्लभ निधि सदा के लिए सुरक्षित रहे। फिर आपके सुनाने का ढंग भी अनोखा है। देखो, वे गंभीर होकर सहसा शरारत भरी मुस्कुराहट में बिखर गए। जरूरी नहीं है जो संस्मरण सुनाने में माहिर हो उसे लिखने में भी वैसा ही कमाल हासिल हो। उन्होंने मुझे जब भी किसी गोष्ठी की अध्यक्षता या किसी अनुष्ठान में उपस्थित का आग्रह किया, मैंने सदैव उनके आदेश को सिर माथे लिया। मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, किंतु उनके पत्र में कुछ ऐसा आत्मीयतापूर्ण अभिजाते रहता है कि मैं टाल नहीं पाती। एक बार आज से कोई 8 वर्ष पूर्व उन्होंने मुझे लखीसराय की बालिका विद्यापीठ में कन्याओं की विद्या के अनुष्ठान पर आमंत्रित किया। ये विद्यालय राजेंद्र प्रसाद जी की प्रिय शिक्षण संस्था रही है। यहाँ की शिक्षा पूर्ण करने पर जब कन्याएं विदा लेती हैं तो उन्हें उसी स्नेह से विदा किया जाता है जैसे पुत्री को मायके से विदा किया जाता है। गत वर्ष महादेवी जी पधारी थी। उनके हाथ का लगा वृक्ष जिस आहते में है, हमारी विदा हो रही कन्याओं की हार्दिक इच्छा है कि उसी के पार्श्व में आपके हाथों लगा वृक्ष लहलहाए। यात्रा कठिन अवश्य है, आपको कष्ट भी होगा क्योंकि रेलवे स्टेशन नहीं है, किंतु हमारे सहयोगी कार लेकर केवल उपस्थित रहेंगे। आपको आकर ये तो देखना ही है कि आपके प्रशंसक यहाँ भी कितनी बड़ी संख्या में हैं। साहस कर मैं गई तो रात को 12 बजे किऊल के जनहीन बीहड़ स्टेशन पर पहुंचते ही सहम गई। लोगों से सुन चुकी थी कि किऊल से लखीसराय का मोटर मार्ग निरापद नहीं है। डाके भी आए दिन होते रहते हैं। मुझे लेने गाड़ी आई थी। विद्यापीठ पहुंची तो अतिथिशाला और भी भयानक लगी। उस दिन बिजली भी चली गई थी। निराभरण कमरे में एक स्प्रिंग की पलंग पड़ी थी। न कोई चौकीदार, न आसपास कोई मकान। थोड़ी देर में एक लंबा सा व्यक्ति एक अधमरी लालटेन और एक मटके में पानी रख तिरछा खड़ा होकर रहस्यमयी मुस्कुराहट बिखेरता बोला, हम माली हैं, आप दरवाजा बंद कर आराम से सोइए, हम वहां उस कोठरी में रहते हैं, खिड़की दरवाजा बंद रखिएगा, कभी कभी साला करैत घुसाता है। अपनी दिव्य वाणी की मिठास घोल वह लंबी लंबी डंगे रखता अंधेरे में खो गया तो मुझे लगा हो ना हो वह सीधे परलोक से चला आ रहा यमाल्य का भी माली होगा। वह सहाय चेहरा, टेढ़ी मुस्कान, खड़े होने की तिर्यक भंगिमा और वह स्वर भंग करती
विचित्र हंसी। कुछ देर तो मैं भय से जड़ बनी बैठी ही रही। कहाँ फंसा दिया गंगा बाबू ने। रात को ही किसी अरक्षित छिद्र से रेंगे आए करेत ने डस लिया तो मटके तक भी नहीं पहुंच पाऊंगी। किसी तरह खिड़की दरवाजे बंद किए और रात भर सो नहीं पाई। आधी रात से सियारों की जो संगीत सभा आरंभ हुई, शेष होने का नाम ही नहीं। एक दल की हुआ हुआ समाप्त होती तो दूसरा दल जवाबी कीर्तन में डट जाता। उस पर 2-3 उल्लू बारी बारी से मेरा रक्तचाप बढ़ाते रहे। राम राम कर रात कटी। जब सुबह होते ही टेढ़ा माली फिर वही टेढ़ी मुस्कान लिए हाजिर। हाथ मुंह धो लिया जाए, गंगा बाबू आपको बुलाइन है। मैं उसके साथ कई मेड़े पार कर पहुंची तो गंगा बाबू हंसते हंसते बढ़ाए, आइए आइए शिवानी जी, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नींद आई ना? मैं उनसे क्या कहती, उस समय तो मैं चुप रही। फिर मैंने उनसे दबे स्वर में मेरे कहीं और रहने की व्यवस्था करने का आग्रह किया। आपने कल ही कह दिया होता आप हमारी विद्या बहन के साथ रहेंगी। वे स्वयं भी उन्हीं के अतिथि थे। फिर उन 4 दिनों में उन्होंने जिस स्नेह से मेरी देखभाल की उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं चलने लगी तो उन्होंने मेरे साथ चिवड़ा, घर का घी और न जाने कितनी सौगातें बांध दी, जैसे पुत्री को विदा कर रहे हूं। उस गुरुकुल के से वातावरण ने यात्रा की सारी थकान 4 ही दिनों में मिटाकर रख दी। गंगा बाबू के कमरे में रात होते ही महफिल जम जाती। ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाते, ऐसे ऐसे संस्मरण कि जी में आता वे सुनाते ही चले जाएं और हम सुनते ही रहें। मैं पटना भी उन्हीं के आग्रह पर गई थी। बाबू राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति का अनावरण करने को ही गई थी, किंतु गंगा बाबू के साथ न जाने कितनी शिक्षण संस्थाओं की परिक्रमा की। यूनिवर्सिटी से लेकर तत्काल एक अनौपचारिक गोष्ठी आयोजित कर मुझे खींचकर मंच पर खड़ी कर दिया। आपको बोलना ही होगा। मैं बोलते बोलते देखती उनकी आंखों से जैसे स्नेह झर रहा है। मैं भाषण समाप्त कर उनके पास आकर बैठती तो बिना कुछ कहे वे मेरी पीठ थपथपाते। उस मौन स्पर्श में वे कितना कुछ कह जाते। आज उसी मूक मौन स्पर्श की स्मृति मुझे विहल कर रही है। अभी कुछ ही माह पूर्व लखनऊ आए थे। हिंदी संस्थान में कोई आयोजन था। मैंने देखा जैसे अचानक ही टूट से गए हैं। चलने में भी सहारा लेना पड़ रहा था। शरीर अभी भी पूर्ववत था, किंतु स्वयं उन्हीं के शब्दों में, शिवानी, अब भीतर से सब कुछ खोखला होता जा रहा है। अभी भी अस्पताल से भाग कर आया हूँ। दिल्ली के डॉक्टर क्या किसी की सुनते हैं? बोले आज कहीं नहीं जा सकते। बस फिर हमने भी वही किया जो कभी बचपन में किया करते थे। डॉक्टर का राउंड खत्म हुआ तो बिस्तर में तकियों को रख ऐसे ढांपा जैसे हम सोए हों। शाम को फ्लाइट से आए, सुबह की फ्लाइट से पहुंच जाएंगे, फिर वही अस्पताल। किंतु इस बार वे डॉक्टरों को पक्का झांसा देने में सफल रहे हैं। उनकी ये उड़ान अब पृथ्वी पर कभी नहीं उतरेगी। हिंदी का ये सच्चा सफल सेनानी कभी किसी प्रशस्ति या यश ख्याति का भूखा नहीं रहा। आज हिंदी ऐसे ही तपपूतों के पुण्यों से बची है जो जीवन भर हिंदी को समर्पित रहे, जिन्होंने हिंदी के लिए सच्चे अर्थ में संघर्ष किया, किंतु कभी भी अपने मुंह से अपने कृतित्व का प्रचार नहीं किया। शायद यही कारण है कि आज भी हिंदी के ही क्षेत्र में कार्य करने वालों में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो यह भी नहीं जानते कि गंगा बाबू कौन थे। मुझे स्वयं एक बार ऐसी अनभिज्ञता से क्षुब्ध किया गया था। जब भोपाल की ही एक गोष्ठी में मैंने गंगा बाबू की चर्चा की तो वहीं के एक ऐसे साहित्यकर्मी ने, जो प्रतिवर्ष लाखों की साहित्यिक रेवड़ियां बांटते हैं, दबंग स्वर में पूछा था, ये गंगा बाबू हैं कौन? यही आज हमारा दुर्भाग्य है। हम हिंदी के उतंग शोध को देखकर उसे सराहते हैं। जिन मजदूरों ने बांस की जानलेवा खपच्चियों में चढ़ गारे मिट्टी की कावड़े ढो उनके झरोखों की दर्शनीय जालियों को संवारा है, उसके दरीचों की सीमेंटें चिलमिनों में जालियों के नक्शे बुने हैं,
उन्हें भला कौन याद करेगा। अब तो हम हिंदी के आलमगीर शामियाने के तले खड़े हो सगर्व हिंदी का जय जयकार करने में विश्वास करते हैं। बहुत हुआ तो एक आध शोक सभा कर ली, एक आध संपादकीय छप गए। जीवन काल में किसी के कृतित्व को सराहना हमारी परंपरा के विरुद्ध है। हमारे यहाँ तो भले ही जीवन काल में बाप बेटे की अवहेलना सहता रहे, उसके श्राद्ध तर्पण में भारतीय बेटा कभी कार्पण्य नहीं बरतता। वही हम करते हैं और करते रहेंगे। यही कारण है कि हम कभी कभी ऐसा बेतुके प्रश्न पूछ बैठते हैं, ये गंगा बाबू हैं कौन।